हेलो दोस्तों, मैं अमित और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। तो आज के वीडियो में हम ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमें कोई भी फार्मूलेशन बनाना हो अगर हमें कोई भी फार्मूलेशन बनाना हो तो हमें उस फार्मूलेशन को इस प्रकार डिज़ाइन करना चाहिए कि उसमें जो एक्सिपिएंट यूज़ कर रहे हैं अलग-अलग प्रकार के, उस एक्सिपिएंट की हमारे ड्रग के साथ कॉम्पेटिबिलिटी हो, साथ ही उस एक्सिपिएंट के दूसरे एक्सिपिएंट के साथ भी कॉम्पेटिबिलिटी हो, तभी हमारा फार्मूलेशन एक प्रॉपर बन पाएगा। तो इंटरेक्शन 2 प्रकार की होती है फार्मूलेशन बनाते वक़्त। तो मतलब ड्रग और एक्सिपिएंट के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल इंटरेक्शन और केमिकल इंटरेक्शन। तो फिजिकल इंटरेक्शन बेनिफिशियल भी हो सकता है, नहीं तो डेट्रिमेंटल यानी कि हार्मफुल हो सकता है, पर केमिकल इंटरेक्शन हमेशा डेट्रिमेंटल ही रहता है। तो ड्रग इंटरेक्शन के 3 टाइप होते हैं, ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन एंड ड्रग पैकेजिंग इंटरेक्शन। तो जैसे कि हमने पहले देखा था ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन 2 टाइप के होते हैं, फिजिकल इंटरेक्शन एंड केमिकल इंटरेक्शन। फिजिकल इंटरेक्शन हमेशा बेनिफिशियल ही रहता है और केमिकल इंटरेक्शन फिजिकल इंटरेक्शन बेनिफिशियल भी रह सकता है और डेट्रिमेंटल भी रह सकता है, यानी कि हार्मफुल भी रह सकता है, पर केमिकल इंटरेक्शन हमेशा डेट्रिमेंटल ही रहता है। तो फिजिकल इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो हमारा ड्रग है उसका रेट ऑफ डिसोल्यूशन चेंज होता है, मतलब फिजिकल इंटरेक्शन अफेक्ट करता है डिसोल्यूशन को ड्रग के। तो या तो डिसोल्यूशन कम होगा, नहीं तो ज़्यादा होगा। जैसे कि हमने अगर कैटायोनिक ड्रग लिया और उसके साथ एनायोनिक सुपर डिसइंटीग्रेंट मिक्स किया तो उस केस में डिले रिलीज हो जाएगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ रिलीज कम होगा। तो ये डेट्रीमेंटल हो गया। अगर हमने साइक्लोडेक्स्ट्रिन ले लिया और वो क्लास 2 ड्रग के साथ मिक्स किया तो उसमें डिसोल्यूशन बढ़ेगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो ये बेनिफिशियल हो गया। तो इस प्रकार फिजिकल इंटरेक्शन बेनिफिशियल भी होता है और डेट्रीमेंटल भी होता है। केमिकल इंटरेक्शन ऑलवेज डेट्रीमेंटल होता है, इसको ध्यान में रखना है आपको। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं केमिकल इंटरेक्शन के, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन, आइसोमराइजेशन, मेलार्ड रिएक्शन। तो हाइड्रोलाइसिस में जो भी ड्रग है जिसके पास अमाइड और ईस्टर ग्रुप है उसका मेनली हाइड्रोलाइसिस होता है। उसका एग्जांपल है लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड का हाइड्रोलाइसिस हो गया है तो उसकी पीएच बढ़ती है, जो कि हमें बढ़ानी नहीं है, क्योंकि जो पीएच है वो कम होनी चाहिए आईवी के केस में, इंजेक्शन के, लैक्टिक एसिड के केस में। और अगर पीएच बढ़ती भी है तो इससे हमारा फॉर्मुलेशन अनस्टेबल हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जिस ड्रग में अल्कोहल और अल्डिहाइड ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे कि बेंजोकेन है। अगर हमने बेंजोकेन को माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज के साथ कंबाइन किया तो एक नया उसका डिग्रेडेड प्रोडक्ट तैयार होता है, उसका नाम है सिलिसिफाइड बेंजोकेन। तो ये डिग्रेडेड प्रोडक्ट हो जाता है। अगर बेंजोकेन का माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज के साथ कॉम्बिनेशन किया हमने तो इस केस में उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें अल्कोहल और अल्डिहाइड ग्रुप है। फोटो ऑक्सीडेशन यानी कि क्या होता है कि अगर कोई ड्रग है, अगर वो लाइट के प्रेजेंस में आए, आर्टिफिशियल हो या सनलाइट, तो उसका डिग्रेडेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल है राइबोफ्लाविन। तो हम उसको जब भी पैक करते हैं तो इस प्रकार के कंटेनर में पैक करते हैं जो कि लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर हो, यानी कि लाइट पास ना कर पाए। तो आपको पता ही है कि मल्टीविटामिन की जो कैप्सूल रहते हैं वो हमेशा लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में है, हम उसको पैक करते हैं। और फोलिक एसिड, सभी विटामिन हम अ, अ, उसका फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसलिए हम उसको एक अच्छे प्रकार के लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में हम उसको पैक करते हैं, फिल करते हैं। आइसोमराइजेशन क्या होता है कि ये जो एड्रेनालिन है उसका जो लिवो फॉर्म है ये 15 से 20 गुना डेक्स्ट्रो फॉर्म से ज़्यादा पोटेंट है, ज़्यादा एक्टिव है। तो अगर प्रिपरेशन के दौरान, यानी प्रिपरेशन के दौरान नहीं तो स्टोरेज के दौरान अगर वो एड्रेनालिन का लिवो टू डेक्स्ट्रो हो गया तो इसकी पोटेंसी कम होने वाली है। तो इस प्रकार का इंटरेक्शन हो सकता है आइसोमराइजेशन में। तो मेलार्ड रिएक्शन क्या होता है कि प्राइमरी जो अमाइन होते हैं, जैसे कि आइसोनियाजिड एग्जांपल है प्राइमरी अमाइन ड्रग का, और रिड्यूसिंग शुगर जैसे कि लैक्टोज, इसके बीच में जो रिएक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं मेलार्ड रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में स्किप रिएजेंट बनता है और स्किप रिएजेंट ए जाता है एमेडोरी रीअरेंजमेंट में, और एमेडोरी रीअरेंजमेंट में जाके टैबलेट का कलर ब्राउन बनाता है, और कभी कभी ये अफेक्ट कर सकता है थेरेपेटिक एफिकेसी को भी फार्मूलेशन के। मेलार्ड रिएक्शन में दो है, ये एक प्राइमरी अमाइन के साथ होती है, दूसरी होती है सेकेंडरी अमाइन।
सेकेंडरी अमाइन और रिड्यूसिंग शुगर। तो सेकेंडरी अमाइन में कलर कुछ फॉर्म नहीं होता, क्योंकि सेकेंडरी अमाइन और रिड्यूसिंग शुगर के बीच में रिएक्शन होने के बाद ये इसमें नहीं जाती, मतलब वो स्किप रिएजेंट नहीं बनाती और अमेडोरी रीअरेंजमेंट में नहीं जाती, तो कलर चेंज नहीं होता। तो सेकेंडरी अमाइन और रिड्यूसिंग शुगर में कलर चेंज नहीं होता है, प्राइमरी अमाइन और रिड्यूसिंग शुगर में कलर चेंज होता है। बाकी जो मेलर रिएक्शन है वो अफेक्ट कर सकते हैं बायोअवेलेबिलिटी को फॉर्मुलेशन की, या तो थेरेपेटिक एफिकेसी को। अभी हमको कैरेक्टराइजेशन करना है तो किस प्रकार करेंगे, तो थर्मल में आता है डीएससी। ओके, डीएससी का इमेज देखो, टीजीए आइसोथर्मल माइक्रो कैलोरीमेट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में एफटीआईआर आता है, देखो एफटीआईआर का इमेज, एफटीआईआर है। उसके बाद सॉलिड स्टेट इनेमा। क्रोमेटोग्राफिक मेथड में टीएलसी, एचपीटीएलसी, एचपीएलसी आता है, देखो एचपीएलसी का इमेज है। माइक्रोस्कोपी में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का फिगर है। एक्सेलेटरी स्टेबिलिटी स्टडी, उसके बाद रेडियो लेवल टेक्निक्स और वेपर प्रेशर ऑस्मोमेट्री, ये हम यूज करते हमारे कैरेक्टराइजेशन में, ड्रग एक्सिपिएंट कैरेक्टराइजेशन में। तो ये वेपर प्रेशर ऑस्मोमेट्री है, ये डीएससी, ये एफटीआईआर, ये है एचपीएलसी, ये है सेम और ये है वेपर प्रेशर ऑस्मोमेट्री। If you like my video, then please share with your classmates. Thank you so much.